हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2020 ये प्रीवियस ईयर का सेशन स्टार्ट हो रहा है, जिसमें जितना भी प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम हुए हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल का, सभी का मैं पेपर कराने वाला हूं। ये जो पेपर है 14 अप्रैल 2010 को कंडक्ट कराया गया था। सभी क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन के साथ सोल्यूशन भी होगा। आगामी सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जो भी बिहार पुलिस कांस्टेबल में एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक, तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों में किस एक शब्द का अर्थ अन्य तीन से भिन्न है। अन्य तीन शब्दों से भिन्न है, ये अब बताना है आपको। इसमें से कौन से? ठीक, तो यहाँ देखिए, आदर, सम्मान, सत्कार, ये परवाची शब्द है, लेकिन ये सहानुभूति इससे भिन्न हो जाएगा। ठीक, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि देह, काया, शरीर, पेट, इसमें से कौन सा है? देह हुआ, काया हुआ, शरीर हुआ, सेम होता है, लेकिन शरीर का ही भाग पेट होता है, तो ये डिफरेंट हो जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टू का आंसर डी। टोटल 100 क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। ठीक, देखिए तीसरा है कि जिसे जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द बताना है। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो ये होगा अजय। अजय, अजय होगा। यहाँ पर देखिए अजय, जिसे जीता ना जा सके। क्वेश्चन नंबर 4 है मीमांसा। ठीक, मीमांसा का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। देखिए बुद्धि, ज्ञान, आलोचना, विवेचना। ठीक, तो मीमांसा, मीमांसा का मतलब क्या होता है? तो डी हो जाएगा आंसर, विवेचना होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अपकार का मतलब क्या होता है? ठीक, ये आपको बताना है। तो इसका मतलब होता है, एक होता है उपकार, एक होता है अपकार। अपकार का मतलब होता है बुराई। ठीक, ये याद रखिएगा। 5 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि व्योम शब्द का अर्थ क्या होता है। व्योम शब्द, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये क्वेश्चन 2-3 बार बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। व्योम शब्द का जो व्योम शब्द का अर्थ क्या होता है ये पूछ रहा है। तो व्योम का अर्थ होता है आकाश। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन दे दिया था कि आकाश का प्रवाची क्या होता है, और उसमें ये व्योम था। तो ये आपको क्वेश्चन रिपीटेड है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चयन कीजिए। देखिए 8 क्वेश्चन समान हिंदी के आते हैं और 7 क्वेश्चन इंग्लिश के, लेकिन शुरू में जब एग्जाम होता था तो उसमें 10 क्वेश्चन हिंदी के आते थे और 5 क्वेश्चन इंग्लिश के आते थे। लेकिन अब 8 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं और 7 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं। लेकिन अब देखिएगा कि कोई कोई शिफ्ट में इससे ज़्यादा, एक दो कभी क्वेश्चन ज़्यादा हो जाता है कोई भी सब्जेक्ट में। 7 देखिए कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ये चयन करना है, चवन नहीं चयन करना है। यहाँ पर शुद्ध वाक्य का चयन करना है, इसमें से बताना है। ये पढ़िए और बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे कमीज में 4 बटन है। मेरे कमीज में 4 बटने हैं, ये याद रखिएगा। 4 बटन होगा। तो 7 के आंसर इसमें आप लगा लीजिएगा। इसमें से शुद्ध वाक्य को चयन करना था आपको कि मेरे कमीज में 4 बटने हैं, मेरे कमीज में 4 बटन है, मेरे कमीज में 4 बटने हैं, मेरे कमीज में 4 ही बटन है। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन था इसे ध्यान से देखना है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है बार बार। इस क्वेश्चन को आप पढ़िएगा तो, लेकिन इस क्वेश्चन को पढ़कर आराम से आपको लगाना है। ठीक, तो ये वाला होगा यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि अटका बनिया दे उधार मुहावरे का क्या होता है। अटका बनिया दे उधार जो मुहावरा बोला जाता है, इसका मतलब होता है, ठीक, बताना है क्या मतलब होता है। तो बेचारगी में कष्ट सहना, बेचारगी में कष्ट सहना, ये होता है इसका मुहावरे का अर्थ। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन मृदुल का विपरार्थक है। मृदुल, मृदुल का विपरार्थक में इसकी विलोम शब्द आपको बताना है। ऑप्शन ये रहा आपका। इसमें से मृदुल का विपरार्थक शब्द कौन होगा? ये क्वेश्चन नंबर देखिए 9 है, ये आपको बताना है। तो मृदुल का विपरार्थक शब्द होता है कठोर। ठीक, मृदु मीन्स मुलायम होता है और इसका कठोर हो जाएगा विपरार्थक। क्वेश्चन नंबर 10 है कि ऐसा अकाल जिसमें भिक्षा भी ना मिले। ऐसा अकाल पड़ता है जैसे जिसमें भिक्षा भी ना मिले, इसके लिए एक शब्द आपको चूज करना है। तो इसका हो जाएगा दुर्भिक्षा। दुर्भिक्षा हो जाएगा, ये याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर 10 क्वेश्चन हुआ समान हिंदी का और 5 क्वेश्चन इंग्लिश का देगा। ठीक, तो देखिए चूज द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ वर्ड, मीन्स की ये आपको समानता समान मीनिंग आपको प्रदर्शित करे। जैसे कि आपको साइनोनिम होता है वैसे ही आपको बताना है कि इसका क्या होगा। ये मीनिंग यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक, बताइए इसका क्या होगा। तो इसका जो हो जाएगा, इससे रिक्वायर्ड इसका हो जाएगा। ठीक, रिक्वायर्ड 11 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए चूज द अपोजिट मीनिंग ऑफ वर्ड, अकॉर्ड का अपोजिट मीनिंग आपको बताना है। ठीक, बताइए इसका क्या होता है। अपोजिट मीन्स विपरार्थक होता है। ठीक, इसका अपोजिट मीनिंग जो हो जाएगा ये अकॉर्ड का डिस्कॉर्ड होगा। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है देखिए कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स। सुटेबल वर्ड्स से इसे भरना है। देखिए मैं ऐसा ही आपको सेट भी कराता हूँ, अब तक 5 फुल मॉक टेस्ट करा दिया हूँ, लेकिन प्रीवियस ईयर का जो सेशन चल रहा है, तो प्रीवियस ईयर का सेशन में आपको मैं टाइम टू टाइम क्वेश्चन कराते रहता हूँ। तो प्रीवियस ईयर का भी सेशन महत्वपूर्ण है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से भी आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड, सुटेबल वर्ड आपको इसमें भरना है। तो बताइए इसमें क्या होगा। ठीक, तो ये ही इज टू इंटेलिजेंट टू बी डिसिप्ड, ये हो जाएगा इसका। ठीक, 13 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 14 है कि चूज द अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूट फॉर बोल्ड फ्रेज। ये जो फ्रेज लिखा हुआ है इसके लिए कौन सा यूज होता है बोल्ड फ्रेज, यहाँ पर आपको बताना है।
ठीक, तो नो वन गेट्स वेयर सिटिंग इन सेरेमनी, तो ये बताना है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, सुटेबल फॉर द बोल्ड फ्रेज। बोल्ड फ्रेज में यहाँ पर जो आपको है, तो यहाँ पर तो बोल्ड दिखाया नहीं गया है, तो मैं बता देता हूँ। इसमें जो बोल्ड फ्रेज है वेयर सिटिंग होगा, यहाँ पर ये इसके जगह पर क्या यूज होगा ये आपको बताना है। ठीक, तो इसके जगह पर क्या हो जाएगा, वाज सिटिंग। ये इस बोल्ड यहाँ पर नीचे कर दिए, यहाँ पर कर दीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 के फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रीपोजिशन। तो आर नॉट दिम स्लम्स ए डिस्ग्रेस द सिविक अथॉरिटीज, ये आपको बताना है। इसमें क्या होगा, प्रीपोजिशन पड़े होंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा फॉर द सिविक अथॉरिटीज, बी हो जाएगा आंसर। अब यहाँ से आपको सामान्य अध्ययन स्टार्ट होता है। सामान्य अध्ययन सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन पूछा जाता है। निम्नलिखित में कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। देखिए, दो नदी जो है ये मुख्यतः याद रखिएगा पश्चिम की ओर बहती है। एक नर्मदा नदी है और एक ताप्ती नदी है। ठीक, ये जाकर अरब सागर में गिरती है, यहाँ पर अरब सागर में। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो गंगा नदी है। ठीक, ये भी याद रखिएगा। और दक्षिणी भारत की गंगा किसे कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को, और दक्षिणी गंगा किसे कहा जाता है, गोदावरी को कहा जाता है। ये सब याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। दो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अस्थाई पूछ रहा है क्योंकि अस्थाई दिया है। जब दे कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका मतलब अस्थाई पूछता है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आप लगाइएगा। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। ठीक, अगर अस्थाई यहीं पर देता संविधान सभा के अस्थाई, तो सच्चिदानंद सिन्हा जी हो जाते। ठीक, ड्राफ्टिंग कमेटी जो था, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 18 है, राज अपहरण नीति की शुरुआत निम्नलिखित में किससे की गई थी। राज अपहरण नीति ये आपको किसके द्वारा शुरुआत किया गया था। ठीक, तो ये लॉर्ड डलहौजी का नाम आप सुने होंगे, जिसके 1853 में मुंबई से थाने के बीच में ट्रेन का भी परिचालन उसके ही शासनकाल में हुआ था। तो लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। ठीक, ये याद रखें, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट बोला जाता है इसे, राज्य अपहरण नीति। ठीक, 18 के आंसर सी हो जाएगा। आगे चलते, क्वेश्चन नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर अगर ऐसा दे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग कुछ काम किए थे, तो उन्होंने सती प्रथा का, जो सती प्रथा था 1829 में, उसको आपको ये किए थे। ठीक, असंवैधानिक घोषित एक प्रथा बोल सकते हैं, बैन लगाए थे। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन सा ग्रह अति तापित है। ये अति तापित कौन सा ग्रह है, तो ये आपको बताना है। इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो बुध हो जाएगा। ठीक, ये याद रखिएगा, अति तापित। ये रहा सूरज, इसके नजदीक सबसे क्या होता है, आपको बुध होता है, उसके बाद आपको शुक्र होता है, उसके बाद आपको पृथ्वी होता है, उसके बाद मंगल। ये ग्रह जो होते हैं इसे आंतरिक ग्रह कहते हैं, सॉलिड अवस्था में। उसके बाद बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून बाहर की तरफ जो होते हैं उन्हें बड़ा ग्रह कहा जाता है। 2006 में अब 8 ग्रह है। 2006 में प्लूटो को बाहर कर दिया गया था ग्रह के श्रेणी से, 52 ग्रह में डाल दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 है कि प्रोटीन का सबसे उच्च स्रोत कौन है। प्रोटीन का सबसे उच्च स्रोत जो है यह बताना है कौन है। ठीक, तो ये प्रोटीन सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, बताइए। प्रोटीन अब खाते हैं ना, दाल दलिया खाते हैं। ठीक, और दाल में एक सोयाबीन होता है, उसमें भी सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो सोयाबीन रहता तो सोयाबीन लगाते, लेकिन यहाँ पर दाल दिया हुआ तो दाल लगा दीजिएगा। ठीक, सब्जी जो है पालक जो होता है, सब्जी में एक पालक होता है जिसमें आयरन सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक, ये सब याद रखिएगा। 20 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी। क्वेश्चन नंबर 21 है कि बैंकिंग क्षेत्र में प्रसिद्ध सीबीसी संकेत में सी का आशय क्या होता है। तो सी का आशय इसमें क्या होगा, जो बैंकिंग क्षेत्र में सीबीसी होता है, इसके आशय में क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका कोर। सी से कोर होता है। ठीक, आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व प्रदान करता है। उस समय का क्वेश्चन था, समय के आंसर, तो ये बिक्री कर हो जाएगा। ठीक, बिक्री कर हो जाएगा। राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व प्रदान करता है बिक्री कर। 22 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। उस समय का ये क्वेश्चन था, अब तो जीएसटी भी आ गया है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि क्षोभ मंडल की मोटाई पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछा भी है। सबसे पहले जीएसटी कहाँ लागू हुआ, तो असम में दिया था ऑप्शन आपको। 2017 का जब एग्जाम हुआ था बिहार पुलिस कांस्टेबल वाला, वही उस समय पूछा था। जीएसटी आप देखिए, जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है, ये भी याद रखिएगा। गुड एंड सर्विस टैक्स उसका फुल फॉर्म होता है। ठीक, क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ सकती है। क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ सकती है, कहाँ बढ़ती है क्षोभ मंडल की मोटाई, कब बढ़ती है, क्षोभ मंडल की मोटाई कब बढ़ती है, तो ये हो जाता है गर्मी के दिनों में। ठीक, गर्मी में। एक बात ध्यान में रखिएगा कि क्षोभ मंडल ही सबसे निचला मंडल है। ठीक, इसी में जो भी मौसमी घटनाएं है घटता है। समताप मंडल में वायुयान उड़ता है, उस समय दशा वैसा शांत दशा पाया जाता है, और समताप मंडल में ही ओजोन लेयर भी पाया जाता है। आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने निम्न में से कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया। तो कौन से अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है लक्षण, ये आपको बताना है। हमारे संविधान में तो न्यायिक समीक्षा, ये तो लिया ही गया है यूएसए के संविधान से। मौलिक अधिकार जो संविधान के भाग 3 में है, जिसे संविधान का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। 6 मौलिक अधिकार है, पहले 7 थे, लेकिन संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया और इसे आर्टिकल 300A में डाल दिया गया था 24वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से हटाने की प्रक्रिया भी जो है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो ये सब क्या हो जाएगा, इसमें से सभी हो जाएंगे आंसर। ठीक, इसमें से क्या हो जाएंगे, सभी हो जाएंगे आंसर, डी। आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। भारतीय संस्कृति का जो स्वर्ण युग कहा जाता है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा गया था 2 बार ये क्वेश्चन। ये किसे कहा जाता है, ये देखिए सब ऑप्शन देख लीजिए। तो ये कहा जाता है गुप्त काल को।
गुप्तकाल को ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए कि निम्न में से किसने टाका अथवा रुपया से अभिहित चांदी का मुद्रा, यहाँ अथवा होगा और अथा नहीं, यहाँ पर अथवा हो जाएगा। टाका अथवा जो रुपया है, जो चांदी के द्वारा चांदी का प्रचलित किया गया था, इसमें से कौन प्रचलित किया गया था जिनका मुकाबला सासाराम में पाया जाता है, सासाराम रोहतास में। आप समझ गए होंगे, जो हुमायूं कह रहे थे, शेर शाह सूरी, अफगान शासक थे शेर शाह सूरी। ठीक, 26 के आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है ये आपको बताना है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है ये आपको 180 डिग्री पूर्वी देशांतर जो रेखा है ना, यहाँ से गुजरता है वो तिथि रेखा है। ठीक, और यहाँ से जो ये वाला गुजरता है ना, ये आपको 0 डिग्री जो आपको देशांतर रेखा है वो आपको ग्रीनविच से गुजरता है, वो समय रेखा है। ठीक, और हमारा भारत के यहाँ से गुजरता है जो कि आपको 5.5 घंटे आगे है ग्रीनविच से, और यहाँ से ये इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है 82.5 डिग्री देशांतर पर। ठीक, तो ये सब याद रखिएगा। तो 27 का आंसर डी हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य नहीं है। तो कौन सा देश सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य नहीं है ये आपको बताना है। इसमें आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य सुरक्षा, यूएन के जो सुरक्षा परिषद के 5 सदस्य होते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन घुमाते रहता है। ठीक, देखिए क्वेश्चन अभी बोलिएगा कि सर ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है इजी इतना क्वेश्चन, लेकिन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ऑलवेज आपको देखना चाहिए, कहीं ना कहीं उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है। ठीक, इसलिए मैं मास्टर वीडियो भी आपको देते रहता हूँ। हिस्ट्री का मास्टर वीडियो जल्दी मैं आपको देने वाला हूँ, और सभी आपको प्लेलिस्ट बना है मास्टर वीडियो को, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक, सभी मास्टर वीडियो में देते रहता हूँ। ठीक, तो यहाँ पर देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 जो अस्थायी सदस्य होते हैं कौन कौन, तो ब्रिटेन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ठीक, चाइना है जो हमारा पड़ोसी देश चाइना, फ्रांस है, ठीक, और रसिया है। ये अस्थायी है, इनके पास वीटो शक्ति होता है। इसमें स्पेन नहीं होगा। ठीक, इसका आंसर डी हो जाएगा, वो संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य नहीं है। और अस्थायी सदस्य कितने होते हैं, तो 10। तो सुरक्षा परिषद में टोटल 15 सदस्य होते हैं। ठीक, और ये तो 5 जो होते हैं अस्थायी और 10 जो होते हैं अस्थायी होते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्न में से कौन सा एक नवरत्न सार्वजनिक सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य नहीं है। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है ऊपर वाला क्वेश्चन को और नीचे वाला क्वेश्चन को थोड़ा मिसमैच हो गया है। यहाँ पर है कि इसमें से कौन सा नवरत्न कंपनी होते हैं ना, नवरत्न कंपनी के बारे में आप सुने होंगे। ठीक, जो नवरत्न कंपनी होते हैं ये बोल रहा है कि नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन या कंपनी नहीं है। ठीक, ये होगा यहाँ पर कौन, नवरत्न सार्वजनिक सुरक्षा नहीं, यहाँ पर होगा संगठन। यहाँ पर संगठन लिख लीजिएगा, मैं आपको पढ़कर बता रहा हूँ। सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र, यहाँ पहले देखिए माफ कीजिएगा, ये वाला यहाँ से साफ हटा दीजिए। ठीक, ये वाला हटा दीजिएगा। ठीक, सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन नहीं है। ठीक, ये याद रखिएगा, ये बस सदस्य नहीं, यहाँ पर संगठन होगा, नहीं है। ठीक, तो इसमें से आपको बताना है उस समय का ये क्वेश्चन था, और उस समय जो था ये इसका आंसर हो जाता बैंक ऑफ इंडिया। ये तो उस समय क्या मतलब, अभी भी ये आएगा तो आप आराम से लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है। देखिए संविधान हुआ, ज्योग्राफी हुआ, ये सब क्वेश्चन रिपीटेड जो पिछले पूछे जाते थे अभी भी वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो संविधान में अनुच्छेद 40 देखिए माफ कीजिएगा, पहले हम आंसर बता दें आपको। ठीक, ये देखिए इसका आंसर हो जाएगा 40। देखिए 40 क्या है, ये डीपीएसपी में दिया हुआ है। डीपीएसपी में इसकी राज्य के नीति निश्चित तत्व जो संविधान के भाग 4 में है, उसी में देखिएगा कि आर्टिकल 40 है जिसमें ग्राम पंचायत के गठन का बात करते हैं। अगर ये क्वेश्चन देते कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब मिला था, तो 73वां संविधान संशोधन 1992, और 74वां संविधान संशोधन में नगर पालिका को 1993 में मिला था संवैधानिक आपको दर्जा। ठीक, तो ये सब याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप घास के मैदान पर खेली जाती है। तो ग्रैंड स्लैम जो खेली जाती है ये घास के मैदान पर खेली जाती है, विंबलडन कहलाता है। ठीक, विंबलडन जो होता है, ये 4 जो होते हैं ना, इसमें से विंबलडन जो है ये घास के मैदान पर खेली जाती है। ठीक, ये चारों याद रखिएगा कौन कौन जीता है। जिस साल में आप क्वेश्चन देख रहे हैं, मतलब कि जिस साल में आपको एग्जाम देना है, तो उस साल के 1 साल पहले वाला और उसी साल में अगर हुआ है ये चारों, तो देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एक डिट्टो बनता है करंट अफेयर में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 32 है कि आर्कीपेलगो का आशय क्या होता है। आर्कीपेलगो जो होते हैं इसका मतलब क्या होता है। ठीक, तो इसका मतलब बहुत ही आसान है, द्वीपों का समूह होता है। आर्कीपेलगो मींस कि द्वीपों का समूह होता है, जैसे कि इंडोनेशिया आर्कीपेलगो बहुत से द्वीपों से मिलकर बना है। ठीक, तो ये हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 33 है कि मिट्टी और पत्थर के टुकड़े का पहाड़ी के तल की ओर गमन करना कहलाता है। ठीक, तो पहाड़ी से तल की ओर गमन कहलाता है। जैसे कि मिट्टी या पत्थर होता है ना, तो पहाड़ से टूट टूट कर नीचे की तरफ आता है, तो वो क्या कहलाता है ये आपको बताना है। ठीक, तो ये जो कहलाता है ये कहलाता है मृदा अपरदन। ठीक, जैसे कि मान लीजिए ये पहाड़ है। ठीक, इसके चोटी से गिर कर नीचे आता है, फिर इसे वो टूट टाट कर मिट्टी बन जाता है, तो ये मृदा अपरदन कहलाता है। ठीक, और अगर या तो मृदा नदी द्वारा भी काटा जाता है, तो मृदा अपरदन मीन्स की कटाव होता है, अपरदन मीन्स। और निक्षेपण मीन्स क्या होता है, या क्षेपण मीन्स एक जगह जाकर इकट्ठा हो जाना। ठीक, ये याद रखिएगा। 33 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि भूमि सुधार के अंतर्गत कौन नहीं आता है। इसमें से बताना है कि भूमि सुधार के अंतर्गत कौन नहीं आता है। ठीक, तो बिचौलियों का उन्मूलन होता है, जोतों का चकनबंदी होता है, सहकारी खेती होता है। ठीक, लेकिन किसानों को घर बनाने के लिए ऋण, ये आपको
भूमि सुधार के अंतर्गत नहीं है। भूमि सुधार में इसकी भूमि में सुधार होगा, जैसे कि बिचौलियों को उन्मूलन कर दीजिए, जोतों की चकबंदी कीजिए, सहकारी खेती, ये सब आपको कृषि सुधार के अंतर्गत आता है। तो या भूमि सुधार के अंतर्गत आता है, माफ कीजिएगा, भूमि सुधार के अंतर्गत आता है। ठीक, तो ये 34 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसमें से पूछ रहा था कौन नहीं आता है। ठीक, क्योंकि भूमि सुधार के अंतर्गत ये तीनों आते हैं, लेकिन आते कौन नहीं है? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए कि बरगद किस नदी के किनारे स्थित है? बगदाद, माफ कीजिएगा, बरगद राष्ट्रीय वृक्ष है भारत का, तो वहीं आ गया जुबान पर। बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है, ये आपको बताना है। तो बगदाद किसके किनारे स्थित है? तो इसका नाम याद रखिएगा, टिग्रिस। टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है। ये चलते हैं, देखिए जो ये नील नदी है ना, नील नदी, ये नील नदी है, ये सबसे लंबी नदी है। ठीक, और अमेजन नदी है जो चौड़ाई के हिसाब से सबसे लंबी नदी और पानी के प्रवाहित होने के भी हिसाब से सबसे आपको बड़ी बड़ी बोला जाए तो वो नील नदी है। चौड़ाई से बोले तो नील नदी, पानी प्रवाहित के हिसाब से बोले सबसे बड़ी तो वो नील नदी, लेकिन सबसे लंबी नदी दे, माफ कीजिएगा फिर से मैं कन्फ्यूजन हो गया। ठीक, यहाँ पर देखिए नील नदी जो है ये सबसे लंबी नदी, बस इतना याद रखिएगा। अगर ये बोले कि चौड़ाई के हिसाब से सबसे, तो चौड़ाई के हिसाब से सबसे बड़ी तो हो जाएगा आपको अमेजन नदी, माफ कीजिएगा, अमेजन जो दक्षिणी अमेरिका में होता है। ठीक, पानी प्रवाहित की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी तो वो भी अमेजन हो जाएगा। ठीक, ये सब याद रखिएगा, क्वेश्चन दे देता है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि कालिदास किस शासक के समकालीन थे? जो कालिदास थे कि किस शासक के समकालीन थे, ये आपको बताना है। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। डी हो जाएगा, 36 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 के सूर्य की दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन है? सूर्य की दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह बताना है कौन सा है। तो मैंने आपको यहाँ पर देखिए बता देता हूँ, सौरमंडल ये हुआ सूरज। ठीक, सूर्य का जो ऊर्जा का स्रोत है ये नाभिकीय संलयन है। ठीक, बुध आता है, उसके बाद आपको सबसे नजदीक ग्रह है बुध। सबसे चमकीला सबसे ग्रह पृथ्वी के बहन, जुड़वा बहन, जो भी आए, सांझ के तारा, भोर के तारा, ये शुक्र को बोला जाता है। ठीक, बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। फिर उसके बाद पृथ्वी आता है, ठीक, जो कि नीला ग्रह बोला जाता है पानी की उपस्थिति के कारण। फिर मंगल आता है, इसका दो ग्रह है, डिमोस और फोबोस। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, ग्रह नहीं उपग्रह है चंद्रमा, और मंगल का दो उपग्रह है। ठीक, किसका उपग्रह नहीं है तो शुक्र और बुध का नहीं है। ठीक, ये याद रखिएगा। फिर आता है ये क्षुद्रपति बेल्ट, और फिर यहाँ पर जो आता है बृहस्पति आता है। ठीक, फिर बृहस्पति का सबसे बड़ा जो उपग्रह है सौरमंडल का वो गैनीमेड बृहस्पति का ही उपग्रह है। ठीक, फिर उसके बाद शनि आता है। अभी देखा जाए अभी की दृष्टि से तो सबसे ज्यादा उपग्रह शनि के पास है। ठीक, पहले बृहस्पति होता था लेकिन अब शनि हो गया। ठीक, फिर उसके बाद आपको क्या आता है, तो यहाँ पर ये देखिए ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन में जो दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक, ये आपको बताना है इसमें। तो यूरेनस आता है फिर, और फिर नेपच्यून आ जाता है। ठीक, तो यही में से आपको चूज करना था। ठीक, तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन मैंने पूरा दिखाया कि नहीं आपको। शनि का एक उपग्रह भी है टाइटन, उसे भी याद रखिएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा ये नेपच्यून। यूरेनस के बाद कौन आ जाता है? नेपच्यून आ जाता है। ठीक, तो ये 37 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह का पथ कैसा होता है, या क्या होता है? सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं ग्रह, उसका पथ कैसा होता है? तो ये होता है, बताना है हमें आपको, 38 का आंसर बताना है। ठीक, तो ये दीर्घवृत्तीय होता है। ठीक, क्या होता है? दीर्घवृत्तीय। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 39 देखिए, मौर्य वंश के सबसे अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश जो है उसके सबसे अंतिम शासक देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, और प्रधानमंत्री कौटिल्य थे, चाणक्य थे, जैसे बोला जाता है कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, उन्होंने अर्थशास्त्र नामक बुक भी लिखा था। ठीक, तो ये जो है मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था, ये आपको बताना है। नहीं, अंतिम शासक, माफ कीजिएगा, अंतिम शासक पूछ रहा है, तो ये बृहदर्थ था, बृहदर्थ। ठीक, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य कब तक के लिए घोषित किया है? ये उस समय क्वेश्चन था। तो इस समय तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, आपको पता है 1930 तक है, 17 गोल दिया हुआ है। और उस समय ये क्वेश्चन आपको आराम से ये कर देते अगर उस समय का आप करंट अफेयर जानते कि 2015 के बाद ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला है, तो 2015 था ये। ठीक, ये आपको 2015 से 30 तक आया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसमें 17 गोल रखा गया है। इसमें शिक्षा को सब 2030 तक सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य किया गया है, क्योंकि उस समय नहीं वो प्राप्त हो चुका था 2000 से 2015 के बीच में। तो ये आपका 40 का आंसर सी हो जाएगा। राइट टू एजुकेशन जो है ये दिया हुआ है आर्टिकल 21 के कॉम है हमारे संविधान में। ठीक, ये भी याद रखिएगा। द सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ स्थित है? द सी ऑफ ट्रंक्विलिटी जो है ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन रिपीटेड है, ये चंद्रमा पर स्थित है। कहाँ पर? चंद्रमा पर, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है कि सूर्य किरण को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य के किरण जो है ये पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है, ये आपको बताना है। ठीक, देखिए एवरेज इसमें दिया है ऐसे 8 मिनट 18 सेकंड के करीब लेता है, तो इसमें से 8 मिनट हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है कि सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे जाना जाता है। तो सूर्य क्या है? एक प्रकार का तारा है, और तारे के जिस परिवार से संबंधित है उसे किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो ये सुपरनोवा। ठीक, 43 का आंसर सी। सूरज में जो ऊर्जा का स्रोत नहीं है, नाभिकीय संलयन है, हाइड्रोजन का नाभिक मिलकर हीलियम का नाभिक बनता है। ठीक, ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया था? जो ओलंपिक खेल है उसमें सबसे पहला जो स्वर्ण पदक जीता गया था, ये कब जीता गया था, ये आपको बताना है। तो ये 1928 में, और लगातार 3 बार जीता था। ठीक, 1928 में, ये याद रखिएगा। 44 का आंसर भी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर, हॉकी के जादूगर किसे बोला जाता है? ध्यानचंद्र को। और उन्होंने ही उस समय जीता था। काफी हिटलर खुश भी हुआ था उस समय, जर्मनी का जो शासक, जो आपको शासक ही बोल सकते हैं, जो भी बोलना चाहिए, चेयरमैन या शासक, हिटलर था। क्वेश्चन नंबर 45 के निम्नलिखित में कौन से राष्ट्रपति थे जो कि ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित है? ऑल इंडिया मेंस फेडरेशन से जो संबंधित है, ये कौन से राष्ट्रपति थे, ये आपको बताना है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, दरोगा में भी दे देता है। ये बीबी गिरी थे। निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 कि निम्न में से किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? किस राज्य की सीमा है जो चीन से जुड़ी हुई है, ये आपको बताना है। जो चीन देखिएगा ना, सबसे ज्यादा विश्व में सबसे ज्यादा जो बाउंड्री वाला देश है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो लगता है, ये चीन का ही लगता है, ठीक। लेकिन तटीय सबसे लंबा अगर रेखा पूछेगी सबसे ज्यादा, तो वो कनाडा का हो जाता है। और विश्व के सबसे बड़ा देश अगर पूछ दे तो वो रूस हो जाता है। निम्न में से किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी, किस राज्य की सीमा जुड़ी हुई है चीन से जुड़ी हुई है, यह बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 46 के डी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी राज्य है हमारा, और जनसंख्या घनत्व के भी सबसे कम जो है ये अरुणाचल प्रदेश है। इस बार क्वेश्चन पूछा हुआ था दरोगा में भी। मैंग्रो किसे कहा जाता है? मैंग्रो आखिर होता क्या है? ठीक, मैंग्रो एक प्रकार का लवण कच्छ का प्राकृतिक वन है, ठीक, प्राकृतिक वन है मैंग्रो, ये याद रखिएगा। 47 का आंसर सी हो जाएगा। सुंदरवन में मैंग्रो पाया जाता है। मैंग्रो के आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 48 के पीएसएलवी शब्द संक्षेप एक्रोनिम का होता है। इसका आपको पीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या होगा ये आपको बताना है। तो पीएसएलवी होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्वेश्चन नंबर 49 की विवरित स्थान भीति एगोराफोबिया किसे कहते हैं? विवरित स्थान भीति जिसे एगोराफोबिया कहा जाता है, इसे किसे कहते हैं बताना है आपको, ठीक। तो इसका देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 49 है, ये बताइए किसे कहते हैं? तो खुले स्थान का डर, खुले स्थान में डर लगता है तो इसे ही कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 की सुप्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक मेघनाथ साहा निम्नलिखित में से महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने जाते हैं। जो वैज्ञानिक थे मेघनाथ साहा, सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक, ये किसके लिए जाने जाते हैं ये आपको बताना है, किस क्षेत्र में ये जाने जाते हैं, ठीक। तो 50 का आंसर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा खगोल भौतिकी के लिए, ठीक। क्या हो जाएगा यहाँ पर? खगोल भौतिकी, एस्ट्रोफिजिक्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 51 है कि एशिया का सबसे लंबी नदी कौन सी? एशिया की, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। एशिया की सबसे लंबी जो नदी है ये बताना है। इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से हो जाएगा इंगांटी सिगियांग, ठीक। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक। तो क्योंकि इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको लगाना है। अब यहीं आपको अगर पूछ देता कि इसी में पूछ देता भारत की सबसे लंबी नदी, तो क्या लगाते हैं? तो भारत की सबसे लंबी नदी आप लगा देते गंगा, ठीक। ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है कि शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार कब दिए जाते हैं? शिक्षक को राष्ट्रीय पुरस्कार कब दिए जाते हैं ये आपको बताना है। तो 5 सितंबर को दिए जाते हैं। कब? 5 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए कि विश्व में किस देश का लिखित संविधान सबसे विस्तृत है? सबसे विस्तृत कहने का मतलब समझ रहे हैं, सबसे बड़ा, ठीक। अगर ये पूछता कि निम्नलिखित में किस देश का संविधान सबसे पहला लिखित था, तो अमेरिका हो जाता, ठीक। लेकिन सबसे विस्तृत या सबसे बड़ा या सबसे लंबा, ये तीनों में से कोई भी दे तो ये भारत हो जाएगा। सबसे बड़ी लोकतंत्र भी दे तो भारत हो जाएगा। ये सब याद रखना है आपको। 53 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है कि किन दो तिथियों को क्रमशः दिन और रात बराबर होते हैं? ये तिथि दिया हुआ है जिसमें दिन और रात बराबर होते हैं, ये किन दो तिथि में बराबर होते हैं? ऑप्शन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो ये कब बराबर होते हैं, ठीक। तो सूरज में इसकी सीधा एकदम रहता है ऊपर, तो ये होता है 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च 23 सितंबर, ठीक। ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है कि भारत का नेशनल एटलस एंड एथलीट मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन निम्नलिखित में किस स्थान पर अवस्थित है? तो भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन जो स्थित है, ये कहाँ पर अवस्थित है ये आपको बताना है। तो 55 के आंसर क्या हो जाएगा? ये कोलकाता में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 56 है कि ताजमहल कहाँ स्थित है? अब इतना तो आसान क्वेश्चन कभी नहीं देगा, लेकिन देख लीजिए ताजमहल जो स्थित है ये कहाँ पर स्थित है? यमुना नदी किनारे ताजमहल जो स्थित है ये आपको स्थित है, ये बताना है आपको, आगरा में स्थित है। अब नाम तो जानते ही होंगे कौन बनवाया था इसे, ठीक। क्या वो तो जानते होंगे ना, अकबर के बेटा, नाम आप समझ गए होंगे कौन बनवाया था, या औरंगजेब के पापा, ठीक। तो ये भी समझ गए होंगे कौन बनवाया था, ठीक। तो शाहजहां ने बनवाया था ताजमहल। जैसे कि बाबर, उसके बाद उसका बेटा हुमायूं, उसके बाद अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ठीक, औरंगजेब, ऐसे याद रखिएगा। निम्नलिखित में किसने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्य संपादन को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का आरंभ किया था? ये क्वेश्चन घुमा फिरा कर देता है, ऐसे देता कि अंग्रेजी शिक्षा के जनक भारत में कौन माने जाते हैं, अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ करने का सबसे पहला जो श्रेय जाता है किसको जाता है, ऐसे क्वेश्चन दे देता है, ठीक। तो ये हो जाएगा कौन? लॉर्ड मैकाले, समिति भी बनाया गया था इसे। 57 के आंसर बी हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए कि निम्नलिखित में
किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारतीय प्रशासन का नियंत्रण सीधा ब्रिटिश ताज के अंतर्गत हस्तांतरित कर दिया गया था? किस वर्ष जो भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी का आपको शासन समाप्त कर दिया गया और सीधे जो शासन करने के लिए ब्रिटिश ताज के अंतर्गत रख दिया गया भारत को, ये आपको बताना है। इसमें से कौन हो जाएगा? तो वो समय 1857 की क्रांति हुई थी और उसके बाद 1858 में। ठीक, ये याद रखिएगा, ये जो एक्ट आया था 1858 में। क्वेश्चन नंबर 59 है कि राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? राज्यसभा को जो धन विधेयक है लोकसभा जब भेजता है राज्यसभा में पारित कर तो राज्यसभा को कितने समय मोहलत दिया जाता है? ठीक, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। या कितने समय के अंतर्गत लौटा सकता है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये क्वेश्चन बस इधर उधर आपको घुमाता है वर्ड। ये आपको 14 दिन के अंदर धन विधेयक के मामले में, वित्त विधेयक के मामले में ज्यादा शक्ति लोकसभा को है। ठीक, संविधान संशोधन के मामले में दोनों के पास उतना ही शक्ति है। क्वेश्चन नंबर आपको 60 है कि जंप वॉल शब्द निम्नलिखित में किससे संबंधित है? जंप वॉल जो शब्द है ये किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है ये है आपको बास्केटबॉल से। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है कि मानक तापमान और दाब पर किसी द्रव की मात्रा प्रति इकाई आयतन कहलाता है। ठीक, ये आपको बताना है कि क्या होगा इसमें आंसर, क्योंकि ये फिजिक्स का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब आपको क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ से। और 30 क्वेश्चन जो साइंस के पूछे जाते हैं। तो मानक तापमान और दाब पर किसी द्रव की मात्रा प्रति इकाई आयतन कहलाता है। यहाँ पर प्रति इकाई आयतन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ठीक, ये क्वेश्चन पढ़े होंगे आप। द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए कि गिरती हुई जल की बूंदें गोल बन जाती है, जिस कारण से जल निम्नलिखित गुण है। जब बारिश की बूंद होती है वो गोल बन जाती है, आखिर उसके गोल होने का कारण क्या होता है? ठीक, तो ये सरफेस टेंशन होता है, इसकी पृष्ठीय तनाव होता है। ठीक, ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 63 है कि यथार्थ दाब निम्नलिखित के बराबर होता है। इसकी किसके बराबर होता है? ये चारों में सबको बताना है। यथार्थ में इसकी दाब बराबर होता है, किसके बराबर होता है? ठीक ठीक, ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। में इसकी गेज दाब, वायुमंडलीय दाब। ठीक, ये आपको सही, गेज दाब, वायुमंडलीय दाब, गेज दाब, वायुमंडलीय दाब दोनों ऑप्शन में है। ठीक, यहाँ पर देखिए ये थोड़ा जो बी वाला ऑप्शन होगा यहाँ पर चेंज कर लीजिएगा। ठीक, यहाँ पर जो बी वाला ऑप्शन होगा वो गेज दाब और माइनस होगा और यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक, यथार्थ जो दाब बराबर होता है ये गेज दाब और प्लस वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। ठीक, और यहाँ पर ये माइनस का चिन्ह है, ये याद रखिएगा। तो प्लस माइनस को ध्यान में रखिएगा, ये गेज दाब प्लस वायुमंडलीय दाब हो जाएगा। ठीक, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ये जो हो जाएगा माइनस है, माइनस दिया हुआ है, लेकिन ये ऊपर वाला आंसर हो जाएगा कि यथार्थ दाब जो बराबर होता है ये किसके बराबर होता है, ये पूछ रहा है। ठीक, तो ये हो जाएगा गेज दाब और प्लस वायुमंडलीय दाब। ठीक, आंसर हो जाएगा 63 का। क्वेश्चन नंबर 64 है कि किसी तल निगमन पृष्ठ पर परिमाणी बल जिस बिंदु पर कार्य करता है वो कहलाता है। ठीक, वो कौन सा कहलाता है ये आपको बताना है। किसी जल निगमन पृष्ठ पर परिमाणी बल जिस बिंदु पर कार्य करता है वो क्या कहलाता है? ये आपके सामने ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 64 ये सामने आपके ऑप्शन है, ये बताइए क्या कहलाता है। ये जो कहलाता है ये कहलाता है उत्प्लावन केंद्र। उत्प्लावन केंद्र कहलाता है, ये याद रखिएगा कि जल निम्न पृष्ठ पर परिमाणी बल किस बिंदु पर कार्य करता है। ये क्वेश्चन उत्प्लावन जानते हैं ना कि जब कोई भी वस्तु पानी में डुबाइएगा तो उसमें आभासी कुछ कमी होता है, उत्प्लावन बल कारण। उत्प्लवकता निम्नलिखित में निर्भर करती है। देखिए ये क्वेश्चन आ भी गया। देखिए उत्प्लावन बल पर दो आगे क्वेश्चन। तो ये देखिए उत्प्लवकता जो निर्भर करती है ये किस पर निर्भर करती है ये आपको बताना है। तो ये जो निर्भर करती है ये करती है विस्थापित द्रव के भार पर। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए कि नियत आयतन पर गैस की इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा कहलाती है। 1 डिग्री होगा यहाँ पर, एक हो जाएगा ये। ठीक, एक ही समझिए। 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा कहलाती है नियत आपको आयतन पर किसी गैस के द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने पर। ये आपको बताना है। इसमें से क्या हो जाएगा आंसर जो हो जाएगा ये कहलाती है नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। ए। क्वेश्चन नंबर 67 देख लीजिए कि सुरक्षा बल्ब कार्य करता है। सुरक्षा बल्ब जो लगाया जाता है उसका क्या कार्य होता है। ठीक, ये आपके सामने ऑप्शन है, वीडियो रोक सकते हैं। सुरक्षा बल्ब का क्या कार्य होता है। ठीक, तो ये देख लीजिए आपके सामने ऑप्शन। तो इसका जो सुरक्षा वाल्व लगाया जाता है ये लगाया जाता है वॉलर के भीतर भाप का दाब जब कार्य चालन दाब से अधिक हो जाए तब भाप को बाहर निकलना है, इसलिए इस सुरक्षा बल्ब को लगाया जाता है उसका वाल्व। क्वेश्चन नंबर 68 है पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विरूपण अस्थायी तौर पर रह जाता है। ठीक, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विरूपण अस्थायी तौर पर रह जाता है कहलाता है। क्या कहलाता है? इसमें से कौन से गुण हो जाएगा? 68 बताइए इसमें से क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, पदार्थ का वो गुण जिसके कारण उसमें विरूपण अस्थायी तौर पर रह जाता है कहलाता है, ये आपको बताना है। क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपको सुघंठीयता। डी देखिए इसका हो जाएगा सुघंठीयता कहलाता है, ये याद रखिएगा। 68 के आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 69 है कि चालक का प्रतिरोध होता है।
चालक का प्रतिरोध होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, ठीक, वीडियो रोक कर देख सकते हैं। तो चालक का जो प्रतिरोध होता है ये क्या होता है बताइए। 69 का आंसर क्या हो जाएगा। ये होता है, इसमें से देखिए, इसमें लंबाई के समानुपाती दिया है, अनुप्रस्थ परिच्छेदी क्षेत्रफल का अनुप्रकाराती दिया है, पदार्थ की प्रतिरोधकता का समानुपाती, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक। आंसर ओम द्वारा मापा जाता चालक का प्रतिरोध, ठीक, इकाई होता है। 69 का आंसर हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं, ठीक, कोई भी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70 के निम्नलिखित में से कार्य प्रणाली में पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित की कार्य प्रणाली में पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव का प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है, ठीक। ये भी, इसमें भी क्या हो जाएगा, इसमें भी आपको आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 71 के अस्थायी चुंबक को जब दो भागों में तोड़ा जाता है तब, जब कोई अस्थायी चुंबक है और उसको दो भागों में तोड़ा जाता है तब क्या होता है, ये आपको बताना है। ये सामने ऑप्शन है। ये जब अस्थायी चुंबक कोई है उसे दो भागों में तोड़िएगा तो प्रत्येक भाग एक दक्षिण ध्रुव और एक उत्तरी ध्रुव बताता है। मैं इसकी दो, मान लीजिए कोई भी चुंबक, उसको तोड़ दीजिए ना, तो फिर भी वो जो टूटा वाला दोनों चुंबक होगा, एक भाग उत्तरी ध्रुव और एक भाग दूसरी ध्रुव की तरफ इंगित करता है। क्वेश्चन नंबर 72 के विद्युत परिपथ में निम्नलिखित मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। विद्युत परिपथ में किसको मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन आपको दे सकता है डायरेक्ट ऐसे कि, इसका आंसर मैं पहले बता देता हूँ, इसका हो जाएगा आपको विद्युत धारा, ठीक। ऐसे दे सकता है कि विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो अमीटर का प्रयोग किया जाता है, ऐसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, यहाँ पर 73 है, माफ कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है कि उच्च तापमान निम्नलिखित द्वारा नापे जाते हैं। किसके द्वारा उच्च तापमान मापे जाते हैं आपको बताना है। तो उच्च तापमान जो मापे जाते हैं ये ताप विद्युत पायरोमीटर द्वारा बहुत उच्च तापमान मापा जाता है, तो ये ताप विद्युत पायरोमीटर द्वारा। 73 के आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है कि मानव शरीर के गुजरने वाली धारा का परिमाण यदि निम्नलिखित हो तब आयत की अनुभूति नहीं होती है। ये 74 आपको बताना है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 74, देखिए, मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिमाण यदि निम्नलिखित में तब आघात की अनुभूति नहीं होती। यहाँ पर आघात होना चाहिए, देखिए ये थोड़ा आयत नहीं होगा, यहाँ पर आघात होगा, आघात की अनुभूति नहीं होती है। तो मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिणाम कितना होना चाहिए कि आघात की अनुभूति नहीं होनी चाहिए, उतना गुजर जाएगा तो कोई आघात, कोई खतरनाक, कोई कुछ नहीं हो पाएगा। ये होता है आपको 8 से 15 मिली एम्पियर, ठीक, ये याद रखिएगा। 74 के आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 हो जाएगा कि विद्युत माप यंत्रों में विद्युत ऊर्जा को निम्नलिखित में रूपांतरित होता है। ये तो मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में भी कराया था कि विद्युत माप यंत्रों में विद्युत ऊर्जा को निम्नलिखित में रूपांतरित होता है, ठीक। विद्युत माप यंत्रों में विद्युत ऊर्जा निम्नलिखित में रूपांतरित होता है, ये बताना है किसमें रूपांतरित होता है। 75 का देख लीजिए क्वेश्चन और बताइए। तो यांत्रिक ऊर्जा में हो जाता है, यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक, ये याद रखिएगा, यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक। तो ये 75 का क्या हो जाएगा आंसर। 75 के आंसर हो जाएगा विद्युत माप यंत्रों में विद्युत ऊर्जा निम्नलिखित में रूपांतरित होता है यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 76 कि चंद्रमा के पृष्ठ पर अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन है। चंद्रमा के पृष्ठ पर एक दूसरे से बात नहीं कर सकते हैं, क्यों, ये बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि ध्वनि तरंगे निर्वात में आगे बढ़ नहीं सकती। ध्वनि तरंगे क्या होती है, निर्वात में आगे नहीं बढ़ सकती। निर्वात उसे बोला जाता है जहाँ पर हवा नहीं होती, मीन्स की जहाँ पर कुछ नहीं होता है, हवा हुआ प्रेशर एकदम खत्म हो जाता है, वैक्यूम मीन्स निर्वात होता है, ठीक। तो 76 के आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि ध्वनि तरंगे निर्वात में आगे बढ़ नहीं सकती। ये याद रखिएगा, ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती है, समझ रहे हैं ना, इसलिए चंद्रमा पृष्ठ पर अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से बात नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 के पीतल निम्नलिखित में से एक मिश्र धातु है। पीतल किसका मिश्र धातु है, ये आपको बताना है। एलॉय किसका एलॉय है, पीतल, ठीक। ये देखिए आपके सामने ऑप्शन है, कॉपर और जिंक का हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें, कॉपर और जिंक का एलॉय है पीतल, ठीक। क्वेश्चन नंबर 68 है, नहीं 78 है कि कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है तब, कोई इलेक्ट्रॉन जब चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है तब, ये बताना है क्या होता है। तो वेग और ऊर्जा बढ़ जाते हैं, वेग ऊर्जा दोनों बढ़ जाता है, ठीक। कोई भी इलेक्ट्रॉन जब गुजरता है तो उसका वेग ऊर्जा बढ़ जाता है। 78 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 78 का आंसर क्या हो जाएगा, वेग और ऊर्जा नियंत्रण, माफ कीजिएगा, यहाँ पर देखिए 78 का डी ऑप्शन देख लीजिए, डी ऑप्शन हम नहीं दिखाया आपको। वेग और ऊर्जा नियत रहता है, बढ़ता नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, वेग ऊर्जा नियत होता है, ठीक, ये याद रखिएगा। जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है तो वेग और ऊर्जा उसका क्या होता है, नियत होता है, ठीक, ये याद रखिएगा। जब कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है तो वेग ऊर्जा नियत होता है, ठीक। फिर से याद रखिए, इसका हो जाएगा 78 का डी। क्वेश्चन नंबर 79 है कि नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो नाभिकीय रिएक्टर है उसमें मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है मंदक के रूप में, ये बताना है। तो इसमें मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है भारी जल का, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, D2O होता है। D2O ड्यूटोरियम जो होता है हाइड्रोजन का समस्थानिक है, ये याद रखिएगा। 39 का आंसर, 39 नहीं 79 का आंसर
79 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है कि साधारण तापमान पर जल द्रव के रूप में और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के रूप में होती है। ठीक, क्यों होती है? साधारण तापमान पर जल जो होता है ये द्रव के रूप में होता है और हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है ये गैस के रूप में होता है। ठीक, और ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि इसमें किस कारण से होता है, ये आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन है, देख लीजिए ऑप्शन, वीडियो रोक दे रहे हैं यहाँ पर, देखिए ऑप्शन। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक, इसके आंसर हो जाएगा क्योंकि हाइड्रो जो जल होता है उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बंध होते हैं। ठीक, हाइड्रोजन बॉन्ड इसे बोला जाता है, इसकी हाइड्रोजन बंधन होते हैं। ठीक, इसलिए द्रवावस्था में था। 80 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 देख लेते हैं यहाँ पर कि संवेग के बदलाव की दर निम्नलिखित में समानुपाती होती है। संवेग के बदलाव की दर किसकी समानुपाती होती है, ये आपको बताना है। तो ये होती है बल की। संवेग की जो संवेग होता है एम भी जो होता है, अब यहाँ पर भी जो यहाँ पर एम तो बदलेगा नहीं, तो भी ही बदलेगा, तो भी बदलेगा मीन्स की आपको दर जो बोला था टी नीचे लगा दीजिए तो भी बाई टी ए हो जाता है, तो एम ए हो जाएगा इसका। ठीक, एम ए हो जाएगा तो ये बल हो जाता है। ठीक, दर निम्नलिखित में समानुपाती होता है किसका? बल हो जाएगा। ठीक, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 82 कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऊष्मागतिकी जो नियम दिया गया है, ये थर्मोडायनेमिक्स का नियम जो है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम जो है, इसमें से कौन से संबंधित नहीं है? ये कथन जो है इसमें से सही सम्मिलित नहीं है, ये आपको बताना है। 82 का आंसर आपको बताना है। ठीक, 82 है क्वेश्चन और इसका आंसर बताना है। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित नहीं किए जा सकती है। यहाँ पर देखिए ऊष्मागतिकी के 2, यहाँ पर देखिए ये क्या दिया है, ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है, बनाया जा सकता है और नहीं नष्ट किया जा सकता है। ये तो ऊर्जा के नियम कहलाता है, ये तो ऊर्जा के नियम का था। ऊष्मागतिकी के नियम के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, ये तो साफ सरासर गलत है। ठीक, ये किया जा सकता है। ऊर्जा क्या कहलाता है? असल में एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित, जैसे यांत्रिक से विद्युत, विद्युत से यांत्रिक, ठीक, ऐसे रूपांतरित होते हैं। तो ये जो है इसमें गलत दिया, ऊष्मा के जो प्रथम नियम है ऊष्मागतिकी, ये आपको सेंटेंस गलत है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 83 है कि निम्नलिखित में किसमें चतुष्फलकीय संरचना होती है? ये किसकी चतुष्फलकीय संरचना होती है, इसमें आपको बताना है। तो इसमें किसके होती है? तो ग्रेफाइड में होती है। ठीक, ग्रेफाइड में क्या होता है? चतुष्फलकीय संरचना होती है। और हीरा भी एक ग्रेफाइड और हीरा कार्बन के ही अप्रूव होते हैं। और जो हीरा होता है ये कठोर होता है, चमकीला होता है। हीरा में जो चमक होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए कि पराध्वनि चाल मापने के लिए प्रयुक्त इकाई है। पराध्वनि चाल मापने के लिए इसमें से कौन सी प्रयुक्त इकाई है, ये आपको बताना है। तो ये नॉट का उपयोग किया जाता है, नॉटिकल मील या नॉट का उपयोग किया जाता है। 84 के आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पराध्वनि मापने के लिए। ठीक, कुछ पराध्वनि इसकी लौट कर जो होनी है। और ये 85 है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी गैस निकलती है? जो प्रकाश संश्लेषण होता है इसके द्वारा कौन सी गैस खाना बनाता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो खाना बनाया जाता है वो पौधे का बनाया जाता है। और इसमें से बताना है कौन सी गैस निकलती है। तो ये जो गैस निकलती है ये होती है ऑक्सीजन, क्योंकि CO2 ग्रहण करता है पेड़ और आपको प्रकाश संश्लेषण द्वारा O2 वो छोड़ता है, तो O2 हम लोग लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। ठीक, ये याद रखिए। 85 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए इसकी 86 कि धूप के निम्नलिखित में कौन सी किरणें सौर कुकर को गर्म करने में सहायता करती है? तो कौन सी किरण जो होती है धूप की वो सौर कुकर को गर्म करने में सहायता करती है? और रक्त किरणें, सूर्य की और रक्त किरणें। ठीक, 86 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए कि ग्रंथि जो शरीर का तापमान बनाए रखती है वो कौन सी ग्रंथि है जो कि शरीर का तापमान बनाए रखती है, ये आपको बताना है। तो इसमें से कौन सी ग्रंथि हो जाएगा? तो हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि होता है ये शरीर के तापमान। मास्टर ग्रंथि किसे बोला जाता है? प्यूटरी ग्रंथि को बोला जाता है, ये भी याद रखिएगा। थायराइड जो आपको थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन जो आपको निकलता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 88 है कि कार्बन की प्रतिशतता निम्नलिखित में किसमें सबसे कम होती है? कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम किसमें होती है, ये आपको बताना है। तो ये जो होती है पिटवा लोहे में होती है। कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम पिटवा लोहे में होती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 89 है कि निम्न में से कौन सा ठोस है? इसमें से बताना है कि कौन से ठोस होगा। देखिए क्वेश्चन 89 है, ये बताना है। तो इसमें से जो ग्रेफाइड होता है ये ठोस होता है, बाकी ब्रोमीन, परा, आयोडीन ये सब ठोस नहीं होते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 90 है कि कंप्यूटर के लिए IC चिप आमतौर पर निम्नलिखित के बनाए जाते हैं। जो IC चिप कंप्यूटर के बनाए जाते हैं ये किसके? तो ये एक अर्धचालक सिलिकॉन का बनाया जाता है। सिलिकॉन चिप हुआ या सौर पैनल में भी सिलिकॉन का उपयोग होता है। तो 90 के आंसर सी हो जाएगा। ये टोटल क्वेश्चन 90 मैंने जीके जीएस का क्वेश्चन कराया। मैथ का क्वेश्चन आपको बदलते रहते हैं, इसलिए सभी मैथ का मैं एक वीडियो में करा दूंगा क्वेश्चन। ठीक, और आज से आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिलते रहेगा, डेली मिलेगा और सेट भी आपको मिलते रहेगा। ठीक, आज मैंने सोचा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन शुरुआत कर दूं, क्योंकि 10-12 आपको साल का क्वेश्चन मैं करा दूंगा, इसके 10-12 पेपर मैं करा दूंगा। ठीक, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। कोई भी मन में डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।